पूरा का पूरा जाति क्या है और किस तरीके से राजनीति जो है जाति में राजनीति में जाति देखी गई है। तो ये सारी चीजें जो है हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम समझ लेते हैं कि जाति व्यवस्था। तो जो ये कास्ट, जिसे इंग्लिश में कास्ट कहते हैं, हिंदी में जाति कहते हैं, तो ये जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी हमारे स्पेनिश शब्द है ये, कास्टा इसे कहते हैं, स्पेनिश और पुर्तगीज शब्द है ये। तो इसको कास्टा का नाम दिया गया था वहां पे, मतलब कास्टा था जिससे जो है कास्ट निकला। ये कास्टा एक शब्द था, स्पेनिश शब्द था और पुर्तगीज शब्द था। ये स्पेनिश और पुर्तगीज दोनों शब्द था कास्टा, इसी से जो है कास्ट शब्द निकला और हिंदी में इसका अनुवाद हुआ जाति। तो इसका अर्थ है, कास्टा शब्द का अर्थ था वंश या नस्ल। वंश मतलब कि जैसे कुल जिसे कहते हैं कि आप किस वंश के हैं, किस कुल के हैं, तो उसका मतलब है वंश। और नस्ल मतलब जो किस नस्ल के पाए जाते हैं लोग। बड़े सारे नस्लीय भेदभाव हुए हैं अभी अमेरिका में, ये सारी चीजें जो हैं नस्ल से संबंधित होती हैं। कई बार जो है ऐसा माना जाता है कि आप इस वंश में पैदा हुए हैं तो ये वंश जो है निचली जाति का माना जाता है, तो आप सदैव उसी जाति से संबंधित रहेंगे। तो वंश और नस्ल कास्ट का अर्थ होता है, मतलब जाति का अर्थ होता है। अगर इसका सिंपल शब्दों में हम समझे कि होती क्या है जाति, तो किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर, उसकी जाति जिसमें उसने जन्म लिया हो, वो कहलाती है जाति। मतलब किसी व्यक्ति का जो सामाजिक स्तर है, मतलब उसका स्थान जो है, सामाजिक स्थान कैसा है, और उसकी जाति जो है, जिस जाति में उसने जन्म लिया है, वंश जिसे कहते हैं, या नस्ल, जिस वंश या नस्ल में उसने जन्म लिया है उसे जो है जाति कहते हैं। तो जो ये जो पूरा सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, वो बेसिकली एक कास्टा शब्द है, स्पेनिश और पुर्तगीज शब्द है, यहाँ से ये निकल कर आया, जिसका अर्थ है वंश या नस्ल। तो कैसे जाति उत्पन्न होती है, किसी व्यक्ति का जो सामाजिक स्तर होता है वो जाति निर्धारित करता है कि अगर सामाजिक स्तर उसका लो है और वो उसकी जाति जो पहले से ही चली आ रही है, जो आजकल के समय में हमें सुनने को मिलता है SC ST, शेड्यूल ट्राइब वगैरह हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये एक तरीके से जाति निर्धारित कर देती हैं। हालांकि ये एक एंशिएंट नोशन माना गया है। अभी हम समझते हैं कि भारत में जो है, प्राचीन भारत में किस तरीके से जो जाति व्यवस्था थी वो विभाजित थी। तो भारत में जाति व्यवस्था जो है वो उसमें चार वर्णों में विभाजित थी। जो प्राचीन समय में हमारे यहाँ पे पहले जो एंशिएंट टाइम था उसमें जो है हमारी जो जाति व्यवस्था थी वो चार वर्णों में विभाजित थी। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे, उन्हें अपर कास्ट माना जाता था, मतलब कि वो उच्च जाति के लोग माने जाते थे और ऐसा माना जाता था कि वो ब्रह्मा के मुंह से उनका उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा के मुंह से, तो इसलिए जो है वो ब्राह्मण कहे गए, क्योंकि उनका जो उत्पत्तिकरण है वो ब्रह्मा के मुंह के द्वारा, मुख से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए ये ब्राह्मण है। और ये जो है उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ण के लोग माने गए। तो जो पहला वर्ण था प्राचीन भारत में हमारे, जो डिवाइडेशन था वो था ब्राह्मण का। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये हमें बेसिकली मनुस्मृति वगैरह में देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो है वहाँ का पूरा समाज जो था पहले का वो वहाँ पे विभाजित था, और इनके जो कार्य थे वो भी सारे विभाजित थे। कोई एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता था, सभी का अपना अपना कार्य था और वो सारा कार्य विभाजित था। अगर ब्राह्मण है तो उसका कार्य पूजा पाठ करवाना, कथा वगैरह करवाना, ये सारा कार्य था और ये उच्च वर्ण का माना जाता था। तो
वो अपने कार्य के अलावा अन्य और कोई कार्य नहीं कर सकता था। बाकी जैसे क्षत्रिय था तो उसका कार्य था सेना में लड़ना, लड़ाई झगड़ों जब होते थे करना। तो इस तरीके से जो इसका कार्य था वो भी विभाजित था। तो एक तरीके से यहाँ पे वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से डिवाइडेड थी और सबके कार्य जो था वो बटे हुए थे और एक दूसरे का कार्य कोई करना नहीं चाहता था। करना नहीं चाहता था मतलब कोई करने की परमिशन ही नहीं थी। जिसका जो कार्य था वही कार्य वो करे। तो ब्राह्मण जो समुदाय था, जो ब्राह्मण वर्ण था, वो उच्च जाति का वर्ण माना गया। इसको जो है जाति व्यवस्था में पहले कहा गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए ब्राह्मण का कार्य है कि समाज में वो पूजा पाठ कराए, शांति व्यवस्था बनवाए रखे और जो ज्ञान अर्जित करने का अधिकार है वो सिर्फ उस समय ब्राह्मणों को मिल रहा था और किसी वर्ण को पढ़ने लिखने का जो अधिकार था, ज्ञान अर्जित करने का अधिकार था, वो नहीं मिला हुआ था। अब दूसरा वर्ण क्या था? दूसरा वर्ण था क्षत्रिय वर्ग। तो जो क्षत्रिय वर्ण था इसको कहा गया कि ये ब्रह्मा के भुजाओं से इसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब ब्रह्मा के भुजा द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए जो है क्षत्रिय जो है शक्तिशाली हैं। ब्राह्मणों को बुद्धिशील माना गया, क्षत्रियों को शक्तिशाली माना गया। तो इनका जो कार्य था वो कार्य ये था कि अगर राज्य में कभी आपस में विवाद हो रहा है तो क्षत्रिय जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे युद्ध लड़ने में या फिर देश की सुरक्षा करने के लिए क्षत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये जो क्षत्रिय वर्ण था बेसिकली एक तरीके से सैनिक का काम करता था उस समाज में और इसका जो कार्य था वो बेसिकली युद्ध वगैरह के समय लड़ाई करना या राजा का सिक्योरिटी गार्ड जो होता था बेसिकली वो कार्य जो है ये क्षत्रिय वर्ण करता था। तो इसे शक्तिशाली माना गया उस समय क्योंकि इसे माना गया कि ब्रह्मा के जो है भुजाओं से इसकी निर्मिति हुई है। तीसरा वर्ण माना गया वैश्य। वैश्य जो है इस समुदाय को एक तरीके से जो उस समय के बनिया समुदाय थे, जो बनिया अभी कहे जाते हैं, उस समय जो है इन्हें वैश्य कहा गया और ये कहा गया कि ब्रह्मा के कमल से इनकी नियुक्ति हुई है। तो इसलिए जो है ये एक तरीके से धन अर्जित करने वाला जो कार्य है, मतलब पैसा कमाने वाला जो कार्य है वो वैश्यों का है। वैश्य जो वर्ण था वो एक तरीके से इसका एक बनिया जो समुदाय होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका मुख्य जो कार्य होता था कमाई करना होता था, पैसों को एकत्रित करना होता था। तो इसलिए जो इनका कार्य था वो विभाजित किया गया था कि ये जो है अपना पैसों का अर्जन करेंगे समाज के लिए, हमारे समाज का जो विकास होगा इनके पैसों के अर्जित होने के कारण ही होगा। मतलब ये एक तरीके से कमाई करने वाला कार्य इनका था कि जैसे कोई सब्जी वब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, तो ये सारे कार्य जो है वैश्य वर्ण का होता था। ये धन कमाने का इनका मुख्य लक्ष्य होता था। तो ये तीसरा वर्ण था। वही चौथा वर्ण जो था वो शूद्र वर्ण था। शूद्र वर्ण को उस समय सबसे निम्न वर्ग माना गया, निम्न वर्ण का जाति माना गया। इसको कहा गया कि ब्रह्मा के पैरों से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है शूद्र की, इसलिए जो है ये निम्न जाति के वर्ण है और इनका जो कार्य था वो बेसिकली साफ सफाई वाला कार्य था। मतलब जो सबसे ज्यादा निम्न कार्य होता था, जो निचले स्तर का कार्य होता था, वो कार्य शूद्रों को मिला हुआ था। इन्हें मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इन्हें और चीज करने का कुछ अधिकार नहीं था। ये अपने से उच्च जो वर्ण की जाति थी, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनको ये छू भी नहीं सकते थे। उस समय ऐसी इनकी स्थिति थी। मनुस्मृति में यहाँ तक लिखा गया है, मनुस्मृति एक ग्रंथ है, मनु के द्वारा लिखा गया एक उनकी स्मृति थी जिसमें सारा उस समाज का विवरण उन्होंने दिया था कि किस तरीके से जो राजा है उसके कार्य क्या है उसका, और किस तरीके से जो सामाजिक व्यवस्था है वो 4 वर्णों में विभाजित थी। और जो शूद्र था उसमें, उस शूद्र की जो स्थिति थी उन्होंने वर्णन किया था कि जो शूद्र होता है उसे जो है ब्राह्मण अगर कुछ कथा वगैरह सुना रहा है
तो उसे सुनने का अधिकार नहीं है, वो अपना कान बंद कर ले। अगर ब्राह्मण जा रहा है कहीं से तो शूद्रों को पहले रुक जाना चाहिए, उनके रास्ते में उसे नहीं आना चाहिए। तो मतलब इस तरीके की ऐसी मानसिकता थी उस समय कि शूद्र जो है वो सबसे निम्न जाति के हैं और इनके छूने से जो है ब्राह्मण जो है अछूत माने जाते थे, कि अगर शूद्र ने छू लिया तो वो जिस वर्ग को छू लिया वो वर्ग अछूत हो गया। वो व्यक्ति से कभी बाई चांस शूद्र का कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय या किसी वैश्य के व्यक्ति को छू लेता था गलती से भी, तो वो लोग क्या करते थे, गंगा जल छिड़कते थे अपने ऊपर। वो मानते थे कि हम अशुद्ध हो गए, शुद्ध होने के लिए गंगा जल छिड़कते थे। तो इसलिए जो है शूद्रों की स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा निम्न वर्ग की थी और इनको वहां कोई कथा सुनने का, मंदिर में जाने का कोई भी अधिकार नहीं था। अगर गलती से इन लोगों ने कथा सुन लिया कानों से या फिर कुछ ऐसा जो पुराण वगैरह थे उस समय के, अगर इन लोगों ने सुन लिया तो क्या प्रावधान था उस समय कि जो जलता शीशा होता है, शीशे को उबाल कर इनके कानों में डाल दिया जाता था। तो एक तरीके से जो है इनकी स्थिति बहुत खराब थी उस समय। सबसे लोअर कास्ट माने गए उस समय, ये निम्न जाति के कहे गए उस समय, और ऐसा माने गए कि ये वर्ग अगर किसी वर्ग को छू लेता है तो वो अछूत हो जाएगा। इस समुदाय के लोगों की जो दशा थी वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ थी। तो एक तरीके से यहाँ पर जो सिस्टम था ये एंशियंट भारत का, वो पूरी तरीके से 4 वर्ण में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया था कि एक ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया है, एक ने भुजाओं से लिया है, एक ने कमर से लिया है और एक ने पैर से जन्म लिया है। तो जो उस समय पैर से जन्म लेने वाला वर्ण था शूद्र वर्ण, उसकी स्थिति बहुत खराब थी। अब धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता जाति व्यवस्था कैसे परिवर्तित हुई। अब हम देखते हैं कि स्वातंत्रोत्तर भारत में जाति व्यवस्था, उससे पहले की चीजें हमने बता दी। और इवन जब ब्रिटिशर्स आए थे तब भी यही हाल था, जब मुगलों का शासन रहा, ब्रिटिशर्स का शासन रहा, उस समय भी ये व्यवस्था जो है चली आ रही थी। अब ब्राह्मण अपर कास्ट पे ही थे और शूद्र जो है वो लोअर कास्ट के ही माने गए। बट जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को, या ये युग आया, स्वतंत्रता वाला युग आया जब, तो इस समय एक तरीके से जब कहेंगे जब ब्रिटिशर्स ने शासन करना हमारे ऊपर शुरू किया, तो अब लोगों में थोड़ी चेतना आनी शुरू हुई और इस कास्ट सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू किया। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम को चुनौती दी कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जो है हमारे समाज की देन नहीं है, सभी एक समान है, सभी को एक समान माना जाए, कोई निम्न जाति का नहीं माना जाना चाहिए। तो एक तरीके से जब ये युग आया, ब्रिटिशर्स का काल आया, तो इस समय लोगों में चेतना उत्पन्न हुई कि अलग अलग तरीके से कई लोगों ने माना कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कैसे कर सकते हैं, हमारी अपनी खुद की स्वतंत्रता है। तो इसी तरीके से जाति वाले जो निम्न जाति के लोग थे इनमें भी चेतना आई कि हम पर कैसे कोई राज कर सकता है। चलो ब्रिटिशर्स तो राज कर रहे हैं लेकिन हम पर तो बहुत लोगों का शासन है, उच्च वर्णों का भी शासन है प्लस ब्रिटिशर्स का भी शासन है। तो ये नोशन फैला। तो इस समय जो है कई सारे आंदोलन शुरू हुए, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर और विरोधी आंदोलन, मतलब जाति के विरोध में आंदोलन शुरू किए गए। तो सामाजिक स्तर पर बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए, जो जाति व्यवस्था जैसी सिस्टम थी इसको तोड़ने के लिए सामाजिक स्तर पर शुरू हुए। धर्म के आधार पर जो डिवीजन था उसको चुनौती देना शुरू किया और जाति के विरोध में आंदोलन करना शुरू किया। इसमें जो कुछ सोसाइटी थी, समाज थे, जो जैसे ब्रह्म समाज था, एक आर्य समाज था, रामकृष्ण मिशन था, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। तो इन सारी जो सोसाइटी, ये समाज थे, इनका जो स्थापना हुआ था, बेसिकली इन लोगों ने इस जाति व्यवस्था से सिस्टम जो था हमारा पहले से चला आ रहा था उसको तोड़ने की बात की। ऐसा वर्ण व्यवस्था जो डिवाइडेड था भारत में उसको इन्होंने चुनौती दी और सभी जाति को समान मानने की इन लोगों ने बात कही। तो ये जो समाज स्थापित हुए छोटे छोटे, इन लोगों ने चुनौती देना शुरू किया।
तो ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, रामकृष्ण मिशन था, थियोसॉफिकल सोसाइटी समाज था। तो ये सारे समाजों ने मिलकर जो है जो ये जाति व्यवस्था थी इसको चुनौती दी। तो ये सामाजिक आधार पर इन लोगों के द्वारा कुछ आंदोलन हुए। अब हम देखते हैं विरोधी आधार पर आंदोलन कैसे शुरू हुआ। मतलब कुछ ऐसे प्रोमिनेंट जो हैं लोग, व्यक्ति आए बाहर, जिन्होंने क्या किया कि इस पूरे कास्ट सिस्टम को चुनौती दे डाली और उसके लिए कई आंदोलन किए। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में एक सत्यशोधक समाज आंदोलन शुरू किया इन्होंने। और एक छोटे समूह के रूप में कुछ लोगों को एकत्रित करके इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने कुछ छोटे वर्ग के जो लोग थे उनको एकत्रित करके अपना एक समाज बनाया, सत्यशोधक समाज जिसे कहा गया। और इस सोसाइटी में इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया कि इसका जो इस समाज का जो उद्देश्य था वो था जो शूद्र और अस्पृश्य जाति माने जाते थे, अनटचेबल जिसे कहा जाता है, इन लोगों को विमुक्त करना, मतलब मुक्त करना, इस चीज से उनको हटाना कि ये छोटे वर्ग के हैं, ये अस्पृश्य जाति हैं, अनटचेबल है या लोअर कास्ट हैं। तो ये सारी जो चीजें थी, इन सब चीजों से उन्हें मुक्त करने के उद्देश्य से जो है सत्यशोधक समाज आंदोलन ज्योतिबा फुले ने शुरू किया। दूसरे व्यक्ति थे वो थे रामास्वामी नायकर, पेरियार जिसे कहते हैं। पेरियार इनका निकनेम जो होता है ना जैसे लोगों का, वैसे इन्होंने अपना नाम पेरियार करवा लिया था। और इसीलिए इन्हें इनका जो रियल नाम था वो रामास्वामी नायकर था, बट इनका जो इन्होंने अपना नाम पेरियार करवा लिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू किया, मतलब ब्राह्मणों के विरोध में, जो ब्राह्मण की सत्ता थी उसके विरोध में रामास्वामी नायकर अर्थात पेरियार ने जो है आंदोलन शुरू किया और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसको चुनौती दी। और इन्होंने जो है जितनी भी एक तरीके से जो ब्राह्मणवादी सत्ता थी उसको इन्होंने चुनौती दी और गैर ब्राह्मण आंदोलन इन्होंने शुरू किया। एक तरीके से इन्हें जो है दक्षिण एशिया का सुकरात भी कहा जाता है। सुकरात आप लोगों ने पढ़ा होगा वेस्टर्न पॉलिटिक्स में, जो है सुकरात जो एरिस्टोटल के गुरु वगैरह होते थे, प्लेटो के, तो उस समय के जो दक्षिण एशिया का सुकरात पेरियार को माना गया। इन्होंने जो है गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू किया ताकि जो है ब्राह्मणवादी सत्ता को चुनौती दी जा सके। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जो है वो मुख्य माने जाते हैं जिन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। तो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अपने जीवन पर्यंत संघर्ष किया था। इन्होंने हर चीज के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ा था क्योंकि ये महार जाति के माने गए, महार जाति के में इनका जन्म हुआ था जो महाराष्ट्र में लोअर कास्ट मानी जाती है। तो उस समय उसमें इनका जन्म हुआ जिसके कारण इन्हें पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा समस्याएं इनके सामने आई। इतनी सारी समस्याओं का सामना इन्होंने किया। तो जब ये खुद बड़े हुए तो इन्होंने जो है इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, अस्पृश्यता को लेके, अनटचेबल्स को लेके, और ये कहा कि ये जाति व्यवस्था जैसी चीज को तोड़ना है हमें, और हम में भी जैसे सब रह रहे हैं पूरे ब्राह्मण वर्ग के लोग, क्षत्रिय वर्ग के लोग, हमें भी उसी प्रकार से रहने का अधिकार दिया जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता के बाद भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। इवन जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें भी इन्होंने समानता की बात की और अस्पृश्यता को खत्म करने की बात की। इन्हीं की जो देन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार के रूप में इन अधिकारों को शामिल किया गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें जो है कई प्रावधान ऐड किए गए जो जाति व्यवस्था को
एक तरीके से डिनाई करते हैं, मतलब मना करते हैं। तो जो अनुच्छेद 14 है सबसे पहले, जो समता का अधिकार की बात करता है, समानता का अधिकार, कि मतलब भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। वो कानून ही क्यों ना हो, कानून के सम्मुख भी सभी समान है, उसके समक्ष सभी समान है। तो अगर समता का अधिकार की बात हो रही है, तो जब कानूनी कोई प्रक्रिया होने वाली है किसी के साथ में, तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। जैसा व्यवहार आप जो है बड़े व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार आपको छोटे व्यक्ति के साथ भी करना पड़ेगा, हमारे देश में समानता आएगी। तो समानता का अधिकार जोड़ा गया आर्टिकल 14 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर जो आर्टिकल 15 है, वो भी जो है किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो जो आर्टिकल 15 है, वो भी जो है जाति, धर्म के आधार पर जो है भेदभाव को मना करता है। इस प्रावधान में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश या फिर स्थान या फिर लिंग या जन्म के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 जो है ये बात कहता है। वहीं आर्टिकल 16 भी जो है एक तरीके से बात करता है कि जो सार्वजनिक पद हैं, जो जितने भी पब्लिक पद, जिसे जब नौकरियां वगैरह के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, तो जितने भी पद हैं उसमें जो है अवसर की समानता होनी चाहिए। मतलब जितने भी सार्वजनिक पद हैं उनमें अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि जो है सभी उस पद के लिए अप्लाई कर सके, सभी को इसका अवसर मिल सके कि वो इस पद पर चयनित हो सके। तो इसलिए किसी भी पदों पर, सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता, सभी को अवसर की समानता मिले, वो आर्टिकल 16 बात करता है। जो आर्टिकल 17 है, वो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, कि मतलब जो अनटचेबिलिटी है, अबॉलिश किया जाए, इसको छुआछूत जैसे कॉन्सेप्ट को अबॉलिश किया जाए, इसको खत्म किया जाए। तो इस तरीके से आर्टिकल 14, 15, 16, 17 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसमें जो है जाति व्यवस्था को एक तरीके से तोड़ने की बात कही गई और सभी को समानता का अधिकार देने की बात कही गई। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता जब मिल गया भारत को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जाति जो पहले से चली आ रही थी, उसमें कुछ न कुछ सुधार हुआ इन प्रावधानों के माध्यम से, और जो आंदोलन चलाए गए, इन सब की भी बड़ी भूमिका उसमें रही। अब हम देखते हैं संगठन जाति के आधार पर कैसे बनाए जाते हैं, बट उससे पहले आप लोगों के यहाँ तक समझ आ गया किस तरीके से परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब आंदोलन हो गए, जातियों को अधिकार मिल गई जो निम्न जाति थे, तो अब जो है इनमें किस तरीके का वर्तमान समय में परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब जो है धीरे धीरे जातियों ने क्या किया, संगठन बनाना शुरू किया। जब वो उन्हें अधिकार मिल गए, तो अब इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना शुरू किया। तो जो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो जातियां हैं, इन्होंने अपना अपना संगठन निर्मित करना शुरू किया, ताकि जो इनके हित हैं वो पूरे किए जा सके। मतलब इन्होंने ऐसे संगठन का गठन करना शुरू किया ताकि जो इनके मुद्दे हैं, वो लाइक सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, इन सभी को वो इस संगठन के माध्यम से उठा सके। तो संगठन की निर्मित इसलिए की ताकि जो है अपने जो हित हैं उनको उठा सके, उनके हित के जो मुद्दे हैं वो उठा सके। तो जो जातिगत संगठन बनाए इन लोगों ने, उन्होंने सरकार पर जो है दबाव डालना शुरू किया और कहा कि जैसे उनकी कुछ मांगे थी कि शैक्षिक सुविधाएं मिले उन्हें, या फिर जो है जो उनकी भूमि है उन पर उनका मालिकाना हक हो,
या फिर सरकारी नौकरियों में उन्हें भी मतलब आरक्षण का प्रावधान बढ़ाया जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो उनके मुद्दे हैं, इन्होंने एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। जो जातियां होती है, उन्होंने क्या एक नया अपना भूमिका शुरू करा, एक संगठन बनाना शुरू किया, ताकि जो है सरकार पर दबाव डाल सके और उनके हितों की पूर्ति हो सके। तो बेसिकली जो जातिवादी संगठन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो संगठन जो विशेष जातियों से बने होते हैं, मतलब पहला संगठन वो है जो कुछ विशेष जातियों से मिलकर बनाया गया होता है। इसमें कुछ चुनिंदा जातियां होती हैं, बेसिकली कुछ मतलब ऐसे मान लीजिए जैसे आप लोगों की एक कास्ट में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने क्या किया, वो एक तरीके से विशेष हो गए, विशिष्ट हो गए। उन्होंने अपनी जाति को एक तरीके से एक संगठन बना लिया अपनी जाति का, और वो संगठन जो है कुछ विशेष जो जातियां, जैसे हम पढ़े लिखे हैं, हमें एक ऐसी जाति मिल गई और जो पढ़ी लिखी है, उसको मिलाकर हमने संगठन बना लिया। तो पहला जो संगठन है वो कुछ विशेष जातियों से मिलकर बनी हुई है। वही जो दूसरा संगठन है, जो दूसरे प्रकार का संगठन है, वो विभिन्न जातियों द्वारा बनाया गया संगठन है, जिसे संघ कहा जाता है। मतलब इसमें सभी जातियों का समाहीकरण है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पढ़ा लिखा वर्ग है उसे ही लेना है, या फिर बहुत ज्यादा गरीब है उसे ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सभी जातियों को समाहित करके एक संगठन बनाया जाता है, जिसे संघ कहा जाता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य पूर्ति करना, ये जो संगठन बनाए जाते हैं वो अपने हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम देखें जब ये संगठन प्रारंभिक स्तर पर बने, मतलब पहले जब ये बनने शुरू हुए, तो उस समय जो इनका उद्देश्य था वो बेसिकली ये था, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करना, और उनका मतलब एक तरीके से जो कमजोर वर्ग थे उनका प्रतिनिधित्व करे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने, और उनकी एक तरीके से आवाज बने। तो ये जो शुरुआत में बने संगठन, तो इनका मुख्य उद्देश्य था जो कमजोर वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व करना और उनकी आवाज बनना। बट धीरे धीरे जब समाज बदलना शुरू हुआ, उदारवादी लोकतंत्र आया, वयस्क मताधिकार की शुरुआत, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई, तो इसके बाद से उनकी मांगे जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। अब उनकी मांगे जो है क्या है, प्रशासन, अच्छा प्रशासन हो, उनकी शिक्षा हो अच्छी, और राजनीति में उनके अपने प्रतिनिधित्व हो, मतलब पॉलिटिक्स में उनके रिप्रेजेंटेशन अपने हो। तो इन सब चीजों की इन्होंने मांग शुरू कर दी। तो ये जो संगठन बने, इन्होंने अपना समय के साथ जो है मांगे बढ़ानी शुरू कर दी। तो एक तरीके से अब जो इनकी मांगे हैं वो अच्छा प्रशासन, अच्छी शिक्षा इन्हें, और राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व हो। तो ऐसी मांगों को इन लोगों ने उठाना शुरू किया। अब हम देखते हैं रुडोल्फ थे, उन्होंने क्या कहा इस बात को लेके कि किस तरीके से जो है संगठन, किस तरीके से जो जातिवादी संगठन है वो राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो रुडोल्फ और रुडोल्फ हैं, दो हैं ये, एक सुजैन आई रुडोल्फ है और एक उनकी वाइफ है। तो दोनों ही मतलब पति पत्नी है, बहुत बड़े यहाँ पे ऑथर हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाने माने व्यक्ति हैं। इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे दोनों। अब करंट में पता नहीं शायद ये है या नहीं है। तो इन लोगों ने क्या कहा, एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जातिवादी संगठनों का जो प्रयास था वो था कि उनके सदस्यों का निर्वाचित कार्यालयों में चयन हो या राजनीतिक दलों के अपने संगठन बने। मतलब कि जो इनका कहना है कि जो जातिवादी संगठन थे, ये जो संगठन बने, उनका क्या प्रयास था कि उनके जो सदस्य हैं, उस संगठन के जो सदस्य हैं, या तो निर्वाचित कार्यालयों में उनका चयन किया जाए, मतलब इलेक्शन के जो जितने भी ऑफिस हैं उनमें उनका चयन हो, या उनका एक अपना राजनीतिक दल हो। फिर राज्य मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े,
मतलब वो चाहते थे कि जो राज्य मंत्रिमंडल है उनका प्रतिनिधित्व वहां पर बढ़े और प्रशासनिक मशीनरी पर अपना दबाव बनाकर अपने जाति के उद्देश्यों को पूरा करें। तो वो चाहते थे कि या तो मतलब राज्य मंत्रिमंडल में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े और जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो प्रशासन है, उस पर अपना दबाव बनाकर जो है वो अपने जाति के जो उद्देश्य हैं, जो हित हैं, वो पूरा करें। तो विशेषकर कल्याणकारी शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्र में जो उनके हित हैं उसको पूरा कर सके। तो जो जातिवादी संगठनों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि उन्होंने अशिक्षित जनता को राजनीतिक तौर पर संगठित किया, जिससे उन्हें राजनीतिक लोकतंत्र के मूल्यों एवं उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिली। तो रुडोल्फ का क्या मानना है कि जो जातिवादी संगठन बने तो जो उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़े पॉलिटिक्स में, और जो उनके हित हैं कल्याणकारी शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र के जो जितने भी हित हैं उसकी पूर्ति की जा सके। और इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा कार्य क्या किया, इन जो जाति थी, इन एक अशिक्षित जो जनता थी बहुत बड़ी संख्या में, उनको इन्होंने एकत्रित किया, संगठित किया और राजनीतिक तौर पर उनका संगठन बनाया, और जिससे कि वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो एक तरीके से जो ये संगठन थे एक विशेष उद्देश्य को लेकर अपना संगठन बनाना शुरू किया जातियों ने। जो निम्न जातियां थी उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपना एक संगठन बनाना शुरू किया ताकि राजनीति में उन्हें प्रतिनिधित्व मिल सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो राजनीति है उसमें किस प्रकार जो जाति है वो घुसने का प्रयास किया है। एक संगठन के माध्यम से जातियों ने राजनीति में प्रवेश किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जाति किस तरीके से राजनीति में प्रवेश किया। अब एक रजनी कोठारी है जो मैं हमेशा आप लोगों को पहली क्लास में मैंने बताया था कि आप लोग अब अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है आपको तो रजनी कोठारी बिना पढ़े आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रोमिनेंट है रजनी कोठारी, पॉलिटिक्स इन इंडिया इनकी पुस्तक है। इनका इसी पुस्तक में इनका एक अध्याय है जातियों का राजनीतिकरण, जो आपका एक पूरा सब हेडिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इन्होंने जाति एवं राजनीति को समझाने के लिए 3 बिंदु का सहारा लिया कि जो जाति एवं राजनीति के बीच का जो संबंध है वो किस तरीके से इन्होंने समझाया। उसके लिए 3 बिंदुओं का सहारा लिया। पहला कि जाति का राजनीतिक भागीदारी द्वारा धर्मनिरपेक्षीकरण। तो जो जाति का राजनीतिक भागीदारी, एक सेकंड, तो इनका क्या मानना था कि जो जाति राजनीति में भागीदार हो जाता है तो उसका धर्मनिरपेक्षीकरण हो जाता है। मतलब कि इन्होंने कहा कि जाति एवं जो राजनीति जाति का जब राजनीतिक भागीदारी जब बढ़ती है जाति का, तो उसके द्वारा इसका धर्मनिरपेक्षीकरण होता है। मतलब परंपरागत जाति के जो कठोर लक्षण हैं, लाइक जो 4 उसमें कैटेगरी में विभाजित किए गए थे, इसको तोड़ा जाता है। इस अंतर्गत जब राजनीति में प्रवेश करते हैं जातियां, जब राजनीति में आती हैं तो एक तरीके से वो परंपरागत जो चली आ रही लक्षण है जातियों को उसको तोड़ती हैं, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था को ये बदलती हैं। तो एक तरीके से इनका धर्मनिरपेक्षीकरण होता है। तो ये जो परंपरागत चीजें हैं जाति को लेकर उसका जो है उसमें बदलाव ले आने का प्रयास करती हैं जातियां। दूसरा इन्होंने कहा एकीकरण। हाँ, तो दूसरा इनका जो बिंदु था वो था एकीकरण का। मतलब जाति व्यवस्था न केवल व्यक्तियों को अपनी जाति के आधार पर अलग अलग करता है बल्कि उन्हें व्यवसाय एवं आर्थिक पहलू पर भी अलग करता है। मतलब कि जो जाति जब राजनीति में आती है तो एक तरीके से एकीकरण का जो है व्यवहार इनमें देखने को मिलता है। तो कोई जाति अगर राजनीति के अंदर प्रवेश कर रही है तो उनमें जो है अलग अलग अपनी जाति को लेकर
एक अलग तरीके का वो रहता है कि हम आए हैं तो हमारी जाति के जितने भी लोग हैं उनका एकीकरण करें। तो यहाँ पर एक एकीकरण के नोशन का बढ़ावा देखा जाता है। तीसरा बिंदु इन्होंने चेतना कहा। चेतना से जो है, जहां पर जाति का राजनीति में प्रवेश जो होता है वो चेतना के आधार पर होता है, मतलब बुद्धि चेतना जो है उसके आधार पर होता है, और इस प्रकार जो है जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। तो इन्होंने जाति के राजनीतिकरण के लिए ये 3 मुख्य बिंदु माने कि जब जाति जो है वो राजनीति में भागीदार बनती है तो वो धर्मनिरपेक्षीकरण करती है, मतलब जितने भी परंपरागत चीजें चली आ रही हैं उसे तोड़ने का प्रयास करती है। फिर राजनीति में प्रवेश करने के बाद एकीकरण का प्रावधान ले आती है, मतलब एकीकृत होती है उसके अंदर। फिर उन चेतना आती है उनमें, जिसके कारण जो है अपनी चेतना के माध्यम से ही जातियों का राजनीतिकरण होता है, वो फिर राजनीति में एक तरीके से पूर्णतः इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा जाति एवं राजनीति के बीच का संबंध जो रजनी कोठारी ने दिखाया। सो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अब आप लोगों की जो